ठीक। सो लास्ट क्लास में हम लोग सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की बात स्टार्ट कर दी थी हमने, है ना। व्हाट इज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसको एक बार ये वाला स्लाइड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वाला थोड़ा सा एक बार रिकैप करके फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट क्लास में नहीं आया था, बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया है। समय समय की बात है, हाँ। ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, मैंने बताया था कि कोई सॉल्ट या तो सॉल्युबल होगा या तो इनसॉल्युबल होगा। अगर कोई इनसॉल्युबल है तो थोड़ा बहुत तो वो घुलेगा, बहुत 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 माइन्यूट अमाउंट में, तो उसको हम कैलकुलेशंस के लिए उसको बोलते हैं क्या, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। जब कोई सॉल्ट पूरा घुल ही गया तो फिर वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, है ना। 100 में से क्या 500 में से 5 मॉलिक्यूल घुले या 8 मॉलिक्यूल घुले, तो 8 मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व हुआ, ऐसा नहीं कि जो डिसॉल्व होना तो वो डिसॉल्व हो गया, बाकी ऐसे पड़े हुए हैं। भाई 8 जो डिसॉल्व, उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी मान लो 8 मॉलिक्यूल्स पर लीटर है, तो आपने डाले हैं 500 मॉलिक्यूल्स, तो 8 डिसॉल्व हो गए, तो 8 वो वापस प्रेसिपिटेट होंगे, नए 8 डिसॉल्व होंगे, ऐसे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम बात किसकी करते हैं, इक्विलिब्रियम की। यानी यहाँ पे सॉल्ट कैसा चाहिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल। कंप्लीटली सॉल्युबल होगा तो वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, पर उसकी बात हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे, वहां कोई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा, है ना। तो सपोज हमारे पास कोई सॉल्ट है AB, दिस इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यानी बहुत थोड़ा सा ये घुलने वाला सॉल्ट है, ठीक। ये जितना भी लोगे उसमें से बहुत कम अमाउंट जो है वो पानी में डिसॉल्व होगा, जो डिसॉल्व्ड पार्ट है उसको हमने लिख दिया AB, एक्वस, यानी ये डिसॉल्व हो गया। जो पानी में डिसॉल्व होगा, मैंने बताया था कि वो आयंस में टूट जाएगा कंप्लीटली। जितना पार्ट डिसॉल्व होगा वो तो आयंस में टूटेगा। जैसे मान लो इस AB सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 8 मॉलिक्यूल्स पर लीटर है, सपोज 8 मॉलिक्यूल्स पर लीटर, 1 लीटर में 8 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा। तो आप ये 500 मॉलिक्यूल डालो चाहे 5 लाख मॉलिक्यूल डालो, डिसॉल्व तो पानी में कितना होगा 1 लीटर में, 8 मॉलिक्यूल ही। तो ये 8 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में आ गए, एक्वस फॉर्म में, और ये 8 मॉलिक्यूल फिर A+ और B- में टूट जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। ये 8 मॉलिक्यूल A+ और B- में टूट जाएंगे। इसी स्टेप को बीच में हम उड़ा सकते हैं, क्योंकि जितना भी डिसॉल्व हुआ वो सब A+ और B- में टूट गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB सॉलिड गिव्स A+ एंड B-। ठीक। अब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा A+ इंटू B- अपॉन AB। AB क्या है, सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, सो दिस कांस्टेंट इंटू दिस कांस्टेंट विल मेक अ न्यू कांस्टेंट, और ये जो नया कांस्टेंट बनता है इसको हम बोलते हैं KSP, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। समझना, AB की कुछ सॉलिबिलिटी है ना, वो डिफाइंड हुई होगी, तो इसकी सॉलिबिलिटी कुछ अमाउंट है, तो ये सॉलिबिलिटी इंटू सॉलिबिलिटी विल गिव सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉलिबिलिटी का जो प्रोडक्ट है, यानी कोई भी चीज जितना सॉल्युबल होगा उसी हिसाब से उसके आयंस बनेंगे, और उसी आयंस के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वही क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो KSP इज नथिंग बट कि वो जो कंपाउंड है वो कितने आयंस में टूटा, पहली बात, और वो जो आयंस है वो कितने सॉल्युबल हैं, वो सॉल्युबिलिटी। भाई जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी है 8 मॉलिक्यूल्स पर लीटर, तो ये पानी में कितना आएगा 8 मॉलिक्यूल्स, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ 8 मॉलिक्यूल्स पर लीटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया 8 मॉलिक्यूल्स पर लीटर। तो यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स पर लीटर को 8 मॉलिक्यूल्स पर लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से तो डिसाइड हुआ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। भाई आपने ये कितना लिया उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, वो कितना पानी में डिसॉल्व होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्युबिलिटी पे, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ आई बात, ठीक है। हाँ, वो तो मैंने आपको ऐसे बोला ना 8 मॉलिक्यूल्स पर लीटर, आप उसको मोल्स में लिखोगे, मोल्स में ही लिखोगे ऑब्वियसली। वो तो देखना कंसंट्रेशन टर्म्स, ध्यान सुनना, कंसंट्रेशन टर्म्स आपको बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए मैंने, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, ppm, ppb, सब कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। मैं पानी में चीनी घोलूं तो मैं 3 स्पून पर लीटर, 3 स्पून पर ग्लास भी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब कोई भी टर्म जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर दे, जो बता दे कितना सोल्यूट और कितना सॉल्वेंट है, उसको कंसंट्रेशन टर्म कहते हैं। यहां पे आपको जब यहां पे रखना है तो आपको हमेशा क्या रखना होता है, मोलैरिटी रखनी होती है। तो जिस लैंग्वेज में भी दिया होगा उसको आप मोलैरिटी में कन्वर्ट करके यहां लिखोगे। वो तो कन्वर्जन हमने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा ही हुआ है कंसंट्रेशन टर्म्स का।
क्योंकि मैंने बोला ना 5 लाख में से 8 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुआ, तो क्या इसके कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज आया? नहीं। तो अभी उतना ही डिसॉल्व हाँ हाँ, जितना वो डिसॉल्व होगा इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, नहीं के बराबर डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जितना आप डालोगे उतना ही रहेगा, कांस्टेंट ही है ऑलमोस्ट। समझ आई बात? इसलिए सॉलिड को हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो कोई भी चीज अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो, और सॉल्ट हमेशा क्या होता है, सॉलिड होता है। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। ठीक है, आप इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं ना, ये भी तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिनको आयंस में टूटना है। व्हाट इट? ठीक है, तो केएसपी मैंने बताया था कि केएसपी क्या है, अगेन एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। तो जैसे बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वैसे ये भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो केएसपी चेंज होगा किसी भी सॉल्ट का। टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट है तब तक उस पर्टिकुलर सॉल्ट के लिए केएसपी क्या है, कांस्टेंट। ज्यादातर क्वेश्चंस में केएसपी आपको दिया होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको केएसपी दिया होता है। भाई सीधा सीधा दिख रहा है आपको, केएसपी दिया होगा मतलब आपको इसका कंसंट्रेशन पूछेगा, मतलब एक्चुअली सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। और अगर आपको सॉल्युबिलिटी दे दी है तो आपको केएसपी पूछेगा। दोनों में से कोई एक चीज आपसे पूछेगा, या तो सॉल्युबिलिटी दे करके केएसपी या केएसपी दे करके सॉल्युबिलिटी। समझ आई बात? KSP do not depends on concentration of ions, it is constant. Actually concentration of ions adjusts themselves to keep KSP constant. ये बात समझ में आ रही है क्या? KSP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। अगर मान लो ये सॉल्युबल हो गया, इसको इसमें डाल दिया, ये सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल होने के बाद आपने इसमें से किसी आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, A+ एडिशनल डाल दिया या B- एडिशनल डाल दिया, तो क्या KSP चेंज हो जाएगा? केएसपी चेंज नहीं होता है। केएसपी क्या है, कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट करेगा कि केएसपी की वैल्यू वही रह जाए, जैसा केमिकल इक्विलिब्रियम में हो रहा था ली-चाटलियस प्रिंसिपल के हिसाब से। अगर आप इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद, एस्टैब्लिश होने के बाद अगर आप उसमें कुछ डाल रहे हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज ना हो। समझ में आई बात? तो जब भी केएसपी जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट। आप कुछ भी एडिशनल डालोगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया मतलब क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया मतलब सॉल्युबिलिटी घट गई। सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा हो जाएगी, मतलब पहले 8 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहा था, हो सकता है 15 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने लग जाए। पहले 8 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो सकता है 2 मॉलिक्यूल डिसॉल्व होने लग जाए। केएसपी चेंज नहीं होगा जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होने वाला है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी कम या ज्यादा हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो KSP इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट, है ना। अब क्या हो गया, नाउ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइंड होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, है ना। यूनिट वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, है ना। It is maximum amount of substance that dissolves in given amount of solvent at a particular temperature. Solubility हमेशा एक particular temperature पे defined होगी। टेम्परेचर चेंज करोगे तो solubility चेंज हो जाएगी ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो solubility will change, क्योंकि मैंने बोला कि solubility KSP कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे KSP चेंज होगा, KSP चेंज होगा तो solubility भी चेंज होगी। तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक solubility क्या है, डिफाइंड है। अब अमाउंट को कैसे एक्सप्रेस करें, या तो मास के टर्म्स में या तो मोल्स के टर्म में। तो इसके 2 यूनिट्स हो सकते हैं, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन या मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। एज आई सेड यू अर्लियर, जब आपको क्वेश्चन देगा तो आपको डेटा जो देगा सॉल्युबिलिटी का वो ग्राम्स पर लीटर में भी दे सकता है और मोल्स पर लीटर में भी दे सकता है। देने को किसी में भी दे सकते हैं। जब आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सोल्यूट डिसॉल्व्स 3 ग्राम्स पर लीटर या 0.5 मोल्स पर लीटर, कैसे भी दे सकते हैं, ग्राम में भी और मोल्स में भी। लेकिन आपको जब फॉर्मूले में डालना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा क्या डालते हैं हम, मोलारिटी। तो अगर ग्राम्स पर लीटर में दिया है तो आप उसको पहले मोलारिटी में कन्वर्ट करके तब डालोगे, मतलब जो भी ग्राम दिया उसको मोल्स में कन्वर्ट करोगे और तब वहां पे प्लेस करोगे। ठीक है, तो जो डेटा दिया है सॉल्युबिलिटी का उसको चेक करेंगे वो ग्राम्स पर लीटर में या मोल्स पर लीटर में, फिर आप उसको यूज करने वाले हो। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होगा, व्हाट विल बी रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP, सॉल्युबिलिटी मतलब
सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी मतलब मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम कितना डिसॉल्व हो रहा है, उसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। सपोज ध्यान से देखना, हमारे पास कोई ए बी टाइप सॉल्ट है, ए बी टाइप सॉल्ट कहने का मतलब क्या हुआ, एक कैटायन और एक एनायन बन रहा है, जैसे NaCl, ए बी टाइप सॉल्ट है, एक Na प्लस एक Cl माइनस। क्या ए बी टाइप सॉल्ट में हम MgCl2 ले सकते हैं, है ना, AB2 टाइप सॉल्ट है या A2B टाइप सॉल्ट है, समझ में आई बात, एक कैटायन और एक एनायन बने तो सच सॉल्ट इज कॉल्ड एज AB टाइप सॉल्ट। क्या MgSO4 AB टाइप सॉल्ट है, MgSO4 है ना, Mg+2 और सल्फेट -2, एक ही कैटायन बन रहा है और एक ही एनायन बन रहा है, नहीं कॉमा है, नहीं कॉमा है। MgSO4 इज 1:1 टाइप सॉल्ट, AB टाइप सॉल्ट है, ठीक है ना। चलो, तो हमारे पास कुछ सॉल्ट हो गए जो 1:1 टाइप सॉल्ट है, जिसको हम AB टाइप सॉल्ट बोल रहे हैं, ठीक। अब ये AB टाइप सॉल्ट हम कौन सा सॉल्ट लेने वाले हैं, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना। इसलिए मैंने AgCl, AgBr और BeSO4 का एग्जांपल लिया। NaCl यहां नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि NaCl इज हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, समझ में आई बात। आपको वही सॉल्ट्स लेने हैं जो क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक। अब सपोज मैंने कोई AB टाइप सॉल्ट ले लिया, ये सॉलिड है, सॉल्ट है तो सॉलिड ही होगा, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है, ये पानी में गया, क्या ये पूरा पानी में चला जाएगा, नहीं, सॉलिबिलिटी बहुत कम है, तो इसका बहुत थोड़ा सा अमाउंट पानी में गया, तो ये कितना भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसकी सॉलिबिलिटी तो डिफाइंड है। तो मान लो इसकी सॉलिबिलिटी है S मोल्स पर लीटर, स्मॉल s से डिनोट कर दिया, सॉलिबिलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल s से, ठीक है। AB की सॉलिबिलिटी क्या है, S मोल्स पर लीटर, ठीक है। S मतलब मान लो 5 मोल्स, 5 तो बहुत ज्यादा हो गया, 0.05 मोल्स पर लीटर, ये सॉलिबिलिटी है। AB सॉल्ट है जिसकी सॉलिबिलिटी है 0.05 मोल्स पर लीटर, ठीक। तो ये कितना भी लो, 5 मोल लो, 50 मोल लो, 1 मोल लो, ये डिसॉल्व कितना होगा, 0.05 मोल ही डिसॉल्व होगा। तो यहां पे कितना आया, ये कितना भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कितना आया, 0.05 मोल्स आया, ठीक है। तो जितनी उसकी सॉलिबिलिटी होगी उस हिसाब से ये यहां पे आएगा, और जितना ये बनेगा वो पूरा का पूरा आयंस में टूट जाएगा। यानी अगर इसकी सॉलिबिलिटी 0.05 मोल्स पर लीटर है तो A+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 और B- का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.05। ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो जितना भी वो होगा, वो जितनी उसकी सॉलिबिलिटी होगी, जितना वो होगा वो नहीं टूटेगा, जितनी उसकी सॉलिबिलिटी होगी उस हिसाब से ये एक्वस फेज में आ जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। इफ सॉलिबिलिटी इज S मोल्स पर लीटर, तो ये जितना भी लोगे ये क्या आएगा, S, और ये S तो ये भी S और ये भी S, यहां तक कोई दिक्कत। मैंने बोला ना इसकी सॉलिबिलिटी ही है S, ये डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना, ये सॉल्युबल हो रहा है, वही तो मैं बोल रही हूं। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी के गुल कितना रहा है, यहाँ डिसोसिएशन नहीं पड़ रहा है, अपन घुलना पड़ रहे हैं। तो समझना, AB के तुमने 50 मॉलिक्यूल लिए, 50 मॉलिक्यूल लिए, इसकी सॉल्युबिलिटी है 2 मॉलिक्यूल पर लीटर, तो यहां तुमने 50 मॉलिक्यूल लिया, सॉल्यूशन में तो 2 ही मॉलिक्यूल आया ना, बाकी 50 में से 48 मॉलिक्यूल तो नीचे सेटल हो जाएगा। समझ आई क्या बात, वो तो नीचे सेटल हो जाएगा। सॉल्यूशन में कितना रह गया है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल, तो 2 मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में है वो दोनों मॉलिक्यूल आयंस में टूट जाएगा, ये भी 2 और ये भी 2। समझ आई बात, कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में अंतर क्या है, यही जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी वही इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन का इसके अंदर पानी के अंदर इनका कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। भाई समझना, तुम पानी में कोई सॉल्ट है, मान लो AgCl है, पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, है ना, पानी में डिसॉल्व कर रहे हो रूम टेम्परेचर पे, नहीं के बराबर डिसॉल्व हो रहा है ना, मान लो 2 मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो रहा है 1 लीटर में, तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या 2 ही मॉलिक्यूल डिसॉल्व होगा, ज्यादा डिसॉल्व होगा भाई, लेकिन कंसंट्रेशन तो वही रहेगी। कंसंट्रेशन किसकी ले रहे हो, कितना आयंस डिसॉल्व हुआ है उसकी ना, तुमने लिया है सॉल्ट तो ज्यादा, तुमने सॉल्ट तो ले लिया है 5 मोल, 5 में से 0.05 मोल ही डिसॉल्व हो रहा है, तो 5 मोल तो लिया है तो 5 मोल ही रहा है, पर वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता ही नहीं सकते हो क्योंकि 5 मोल डिसॉल्व कहां हुआ। जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थोड़ी बताओगे। सॉल्यूशन का क्या मतलब, सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही भूल गए आप तो। सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर।
जब ये स्परिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसको 5 मोल डाल दिया तुमने 1 लीटर में, तो क्या इस पे ये होमोजेनियस मिक्सचर बनाया, तो इसके कंसंट्रेशन की तो अपन बात ही नहीं करेंगे। समझ आई बात? हम बात किसकी कर रहे हैं, जितना डिसॉल्व हुआ, तो जितनी इसकी सॉल्युबिलिटी होगी उस हिसाब से इसके आयंस बनेंगे, वही इसका A प्लस और B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताएगा। यहां से तो आप A प्लस और B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बता ही नहीं सकते हो सॉल्यूशन में, क्योंकि वो डिसॉल्व ही नहीं हुए हैं। समझ आ गई क्या बात? क्लियर? थोड़ा सा पेशेंस रखो, अभी यहां एंड तक पहुंचने दो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो AB सॉल्ट हमने लिया, कितना भी अमाउंट ले लिया, उसकी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी डिफाइंड है। ठीक, तो मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी है S, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इसके आयंस कितने बनेंगे S, और इसके आयंस बनेंगे कितने S। इसमें कोई दिक्कत? ये S क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब इसी को मैंने ये बीच वाला स्टेप हटा दिया, तो AB गिव्स A प्लस एंड B माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो ये कितना बनेगा S, और ये S, इसको तो भूल जाओ। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। समझ आ गई बात? अब KSP क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, यानी S इंटू S, तो KSP विल बी इक्वल टू S स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपसे KSP पूछेगा तो आप S स्क्वायर बताओगे, अगर आपसे S पूछेगा तो रूट ऑफ KSP, है ना। सॉल्युबिलिटी पूछा तो सॉल्युबिलिटी आप क्या बोलोगे, रूट ऑफ KSP। मोस्टली आपको क्वेश्चन में KSP दिया होता है, आपसे सॉल्युबिलिटी पूछता है, कभी कभी सॉल्युबिलिटी दिया होता है KSP पूछता है, कभी कभी सॉल्युबिलिटी दिया होता है और सॉल्यूशन में कुछ छेड़छाड़ करते हो और नई सॉल्युबिलिटी पूछता है। आपको सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, फिर उस सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ करते हैं, और गड़बड़ करने को बोलता है कि अब नई वाली सॉल्युबिलिटी क्या होगी ये बताओ। ठीक है, तो इस तरह के यही 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो जो भी सॉल्युबिलिटी होगा उसका स्क्वायर कर दोगे, यू गेट KSP फॉर AB टाइप सॉल्ट। अब ध्यान समझना, हमारे पास कोई AB2 टाइप सॉल्ट है या A2B टाइप सॉल्ट है। AB2 या A2B मतलब 1:2 वाला सॉल्ट है ना, 1:2 वाला सॉल्ट, 1 कैटायन 2 अनायन, 2 कैटायन 1 अनायन, इस टाइप का सॉल्ट है। ठीक है, अब PbCl2 या Ag2CrO4 ये डिकोड हो रहा है क्या कि ये 2:1 वाला सॉल्ट है, 2 कैटायन 1 एनायन, 1 कैटायन 2 एनायन, है ना। ये सारे स्परिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। अब आपके पास कोई सॉलिड है AB2, इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने क्या बोला, सॉल्युबिलिटी का सिंबल हमने रखा है स्मॉल s, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी स्मॉल s है तो ये सॉल्यूशन में कितना आएगा s, और ये सॉल्यूशन में कितना आएगा 2s। इसके 1 से ये 1 और ये 2 बन रहा है, तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी s है तो ये कितना आएगा, ये कितना लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, इसकी सॉल्युबिलिटी s है, तो सॉल्यूशन में ये कितना आएगा s, और ये कितना आएगा 2s। इसकी सॉल्युबिलिटी S है, मतलब इसका S कंसंट्रेशन आया AB2 का जो सॉल्यूशन में हो गया। अब AB2 का कितना लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी सॉल्युबिलिटी S है, तो AB2 का कंसंट्रेशन कितना है S, पानी में जो घुला हुआ कंसंट्रेशन वो कितना है S। तो अगर ये S तो ये S और ये 2S, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो क्या लिखने वाले हो, A2 प्लस इंटू B माइनस का स्क्वायर, B माइनस का स्क्वायर अपॉन AB2 लिखना था हमें, AB2 तो कांस्टेंट है, तो दैट विल गिव KSP, है ना। तो KSP विल बी कंसंट्रेशन ऑफ A+2 एंड B माइनस का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे S और यहां पे लिखेंगे 2S का स्क्वायर। समझ में आई बात? इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 2S, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है S, तो ये S और ये 2S का स्क्वायर, तो यू गेट 4S क्यूब। तो KSP विल बी 4S क्यूब, तो S क्या हो जाएगा KSP by 4 का क्यूब रूट, KSP by 4 का क्यूब रूट, है ना। तो S विल बी क्यूब रूट ऑफ KSP by 4। ये PbCl2 तो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या फर्क पड़ता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होना चाहिए। PbCl2 अच्छा इलेक्ट्रोलाइट अकेले थोड़ी होता है, AgCl में Cl माइनस अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्या, तो अकेले एक आयन थोड़ी डिसाइड करता है, और क्या, वो सॉल्ट बताएगा ना कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। ठीक है, अब हमने लिया AB3 टाइप सॉल्ट या A3B टाइप सॉल्ट, इक्वेशंस बना लेंगे फटाफट। A3B या AB3 टाइप सॉल्ट यानी 1:3 या 3:1 वाला सॉल्ट, ये जब डिसॉल्व होगा तो सॉल्युबिलिटी अगर S है तो एक बनेगा S और एक बनेगा 3S, isn't it? अगर AB3 की सॉल्युबिलिटी S है तो A बनेगा S और B माइनस बनेगा 3S,
ठीक है, इक्वेशन बनेगा a+3 और b- का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आया s और यहाँ आया 3s का क्यूब। 3s का क्यूब मतलब 27s क्यूब इंटू s यानी 27s रेज टू पावर ऑफ 4। ठीक है, सॉलिबिलिटी आ जाएगी 4th रूट ऑफ KSP/27 आ जाएगा सॉलिबिलिटी। तो हर बार सॉलिबिलिटी लिखा होगा जरूरी नहीं, कभी सॉलिबिलिटी दिया होगा कभी KSP दिया होगा, दोनों में से कोई एक चीज तो आपको दे के रखेगा, दूसरी चीज आपको निकालनी होगी। ठीक है, अब हमारे पास A2B3 टाइप सॉल्ट आ गया। A2B3 टाइप सॉल्ट KSP बताइए। हाँ, KSP फॉर A2B3 टाइप सॉल्ट। 108 s टू द पावर 5 आ जाएगा क्या? यही आएगा। ठीक है, एक 2s बना, एक 3s बना, 2s का स्क्वायर और 3s का क्यूब। ठीक है, 108 s रेज टू पावर ऑफ 5 ये आ गया आपके पास KSP फॉर A2B3 टाइप सॉल्ट। कोई समस्या नहीं है, इक्वेशंस लिख ले रहे हैं और सॉलिबिलिटी का KSP का क्या कहते हैं इक्वेशन जनरेट कर ले रहे हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आया इस तरह का, आपको कुछ सॉल्ट्स दिए हैं MX, MX2, M3X और तीनों सॉल्ट्स की KSP दी हुई है। 3 सॉल्ट है और तीनों की KSP दी हुई है। बेस्ड ऑन दिस KSP डाटा आपको तीनों सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तीनों सॉल्ट्स की KSP का सॉरी सॉलिबिलिटी का ऑर्डर बताना है। आ गया, आलस आ गया, आंसर नहीं आया, आलस आ गया। ए और बी का इक्वल आ रहा है, MX2 सबसे ज्यादा, सबसे कम, MX2 की सॉलिबिलिटी सबसे कम, सबसे ज्यादा किसकी? MX की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर M3X और फिर MX2, ऐसा ठीक है क्या? यही है MX, M3X और MX2। MX, M3X और MX2। भाई यहाँ पे ये सॉल्ट देख के हमें ये तो पता चल रहा है, ऑर्डर तो पता चल रहा है, ये रूट आएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या आएगा क्यूब रूट और यहाँ पे क्या आएगा 4th रूट। दिख रहा है क्या? उसी से आइडिया लग जाएगा सॉलिबिलिटी का, है ना। जितने आयंस बनेंगे उतने सॉलिबिलिटी के टर्म्स आएंगे उसमें। इससे 2 आयन बन रहा है तो इसमें सॉलिबिलिटी के 2 टर्म्स आएंगे, इसमें 3 आयन बन रहा है तो 3 सॉलिबिलिटी के टर्म्स है, इसमें 4 आयन बन रहा है तो सॉलिबिलिटी के 4 टर्म्स है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। हाँ नहीं 1994 का नहीं है भाई, 2000 का ही है, 2000 में ही है, वो भी 2007-8 के बाद का ही है। हाँ गलती से नहीं, जेईई एडवांस के पेपर में बता रही हूँ कि जेईई एडवांस के पेपर में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। नहीं सबने किया होगा जरूर थोड़ी है, कुछ तो KSP देख के ही छोड़ देते हैं, है ना। सबने किया होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर देख के ही छोड़ देते हैं कुछ, और आधा तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है कि एडवांस के पेपर में आया है, इसलिए आधी हिम्मत तो ऐसे ही पस्त रहती है कि एडवांस के पेपर में कुछ तो होगा इसमें। मैं आपको बता रही हूँ एडवांस के पेपर में 60% क्वेश्चन डूएबल होते हैं, आराम से बनने वाले होते हैं। वो खौफ नहीं होना चाहिए बस एडवांस का कि एडवांस के पेपर में बैठे हैं हम, है ना। 60 to 70% क्वेश्चन तो डूएबल होते हैं, केमिस्ट्री में तो खासतौर पे, केमिस्ट्री में ही बात कर रही हूँ मैं, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, है
है ना। केमिस्ट्री में 60 to 70% क्वेश्चन आसानी से डूएबल होते हैं और बाकी 20-30% का स्ट्रगल होता है। बस वो जो खौफ लेके जाते हैं आप उसको नहीं रखना है, हो जाते हैं आराम से। एट 298 केल्विन सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 दिया हुआ है, आपको KSP बताना है। ओहो, क्या है, नाश्ता वास्ता करके नहीं आया क्या? इतना आलस क्यों आ रहा है? बाप, एग्जाम कैसे देगा, नींद कैसे पूरी होगी? 9 बज रहा है, 2 वाला शिफ्ट तेरी मर्जी से थोड़ी लगेगा। साढ़े 7 बजे तो सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम होता है, पता चला हम बिस्तर से उठ रहे हैं 7:30 बजे। 4 into 10 power minus 9 KSP पक्का। कितना बढ़िया वाला डेटा दिया हुआ है। हाँ हो गया, बस गलती से इसको ग्राम्स पर लीटर में रखने की कोशिश नहीं करेंगे। खैर यहाँ पे ये डेटा देने से ये पता चल जाता है कि आपको मोल्स निकालने, ये नहीं दिया होता तो शायद दिमाग 1% चांस था कि आपका दिमाग नहीं काम करता, लेकिन क्योंकि ये दे दिया है तो हमें लगता है कि कुछ तो इसका काम होगा, तो क्लिक कर जाता है कि हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। ठीक है, चलिए, इफेक्ट ऑफ हाईली सॉल्युबल सॉल्ट हैविंग कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, यही है ट्विस्ट, यही KSP में दिक्कत आती है, यही आती है ना। बोलो, जब कोई आपने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया है, वहां पे सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है, अब उस सॉल्ट में आपने क्या डाल दिया है, कोई हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डाल दिया, और वो भी उसमें कोई एक आयन जो है वो उस आयन के साथ कॉमन है, जो सॉल्युबल आयन था, मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल आयन था, कोई एक आयन उसका कॉमन है, तो वहां पे क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, है ना। भाई हमारे पास एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AB, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ये A+ और B- आयन में टूट रहा है पर पूरी तरह से नहीं टूट रहा है, बहुत कम सॉल्युबिलिटी है ना, जितना लिया उससे बहुत बहुत कम अमाउंट में ये पानी में डिसॉल्व हो रहा है। एक दूसरा सॉल्ट है हाईली सॉल्युबल सॉल्ट AX। हाईली सॉल्युबल सॉल्ट जब हम ले रहे हैं तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके जो 2 आयन्स है उनमें से कोई एक आयन यहां भी प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी तो कॉमन आयन इफेक्ट की बात करेंगे। तो हमने ले लिया AX ले सकते थे, या फिर हम क्या ले सकते थे, B वाला आयन कॉमन ले सकते थे ना, YB ले सकते थे, Y+B-, ऐसा कुछ ले सकते थे, कोई भी एक आयन कॉमन हो। जब ये हाईली सॉल्युबल सॉल्ट डालोगे तो क्या होगा, ये तो 100% टूटेगा, यानी ये जितना लोगे ये पूरा का पूरा लगभग आयंस में टूट जाएगा। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, अचानक से A+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ दिखेगा, सॉल्यूशन को थोड़ी पता है कि ये कहां से आया है, सॉल्यूशन इस इक्विलिब्रियम को तो लगेगा A+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। जब A+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। बैकवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब हुआ कि ये बेचारा पहले से जो बहुत कम डिसॉल्व हो रहा था सॉल्यूशन में, उसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी, यानी प्रेसिपिटेशन बढ़ जाएगा। समझ में आई बात, पहले जितना डिसॉल्व हो रहा था उतना भी नहीं डिसॉल्व होगा, पहले ही 5-7 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहा था, अब हो सकता है 1 या 2 मॉलिक्यूल ही डिसॉल्व हो। समझ आई बात, तो सॉल्युबिलिटी जितने डिसॉल्व्ड थे उसमें से भी कुछ क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट्स। समझ आई बात, तो solubility is lowered. This will increase the concentration of A+ in solution, which will shift the equilibrium of sparingly soluble salt in backward direction. बस यही होता है। तो जैसे कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चंस अपन किए थे वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन करेंगे हम सॉल्युबिलिटी वाले। जैसे आपको बोल रहा है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, उसका KSP आपको दे रखा है 10⁻⁴। तो एक तो आपको बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है वाटर में, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। उसके बाद बोल रहा है कि बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी आपको निकालनी है 0.2 मोलर बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में। मतलब एक बार तो बेरियम सल्फेट हम घोल रहे हैं पानी में घोल रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। फिर बोल रहे हैं कि बेरियम सल्फेट को पानी में नहीं घोल रहे हैं, पहले से 0.2 मोलर बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, अब उस सॉल्यूशन में हम बेरियम सल्फेट घोल रहे हैं, तो अब उसकी सॉल्युबिलिटी का क्या होगा जब हम बेरियम सल्फेट को घोलेंगे 0.2 मोलर बेरियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। पानी में 10⁻², ठीक है, और बेरियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में
किसमें? बेरियम नाइट्रेट में? .5 × 10⁻³ रात में कितनी बजे सोया था? ढाई बजे? तो सोने का टाइम नहीं होता बेटा, उठने का टाइम होता है। सोया का टाइम से, उठा का टाइम से। अब लास्ट के 1-1.5 महीने हैं, थोड़ा सा इस पे वर्क करिए अपने स्लीपिंग पैटर्न पर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं ठीक है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं रात पे पढ़ने वाले, लेकिन लास्ट के अब 1-1.5 महीने बच्चे, इसमें स्लीपिंग पैटर्न पे आप थोड़ा सा काम करिए। 7-7:30 बजे तक आप कोशिश करिए कि 7:30 बजे तक एकदम एक्टिव मोड में रहिए। मतलब आप 7 बजे तक मैक्सिमम बेड छोड़ दीजिए, लास्ट टू लास्ट। ये भी आपके प्रिपरेशन का एक पार्ट है। 7 बजे बेड छोड़िए, 7:30 क्या 7:30 नहीं तो 8 बजे तक तो आप एकदम एक्टिव मोड में रहिए। क्लास आपकी इसीलिए है यहाँ पे 8:30 बजे कि आप 8:30 बजे तक तो आप एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा। रहेंगे ना, लेट से लेट भी रहेंगे तो 8:30 बजे तक ही एंट्री होती है, तो 8:30 बजे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही रहना ही है, और आपका दिमाग एकदम फुल एक्टिव मोड में होना चाहिए। तो इस चीज को आप थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। आया क्या? 5 × 10⁻⁴ 5 × 10⁻⁴ तो ठीक है, 0.5 × 10⁻³ इसने बोला है। नहीं आया? पहला तो 10⁻² आ गया ना, उसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। 5 × 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। क्या करना पड़ेगा हमें समझना, हमारे पास बेरियम सल्फेट है, ध्यान से देखो, इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो इसका तो KSP दिया हुआ है, तो S आपका निकल जाएगा √KSP। ये तो पहला पार्ट हो गया आपका खत्म। ठीक, अब क्या होगा, आपने ये जो बेरियम सल्फेट का सॉल्ट लिया है, इसको बेरियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डाला हुआ है, तो बेरियम नाइट्रेट वहां पे क्या है, नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल, बताया था ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल, तो बेरियम नाइट्रेट जो है ये पूरी तरह से टूट जाएगा। 0.2 मोलर है, यानी अगर ये 0.2 है तो ये 0.2 और ये 0.2 बनेगा, 2 × 0.2 बनेगा, करेक्ट। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सही तो यही है कि 2 × 0.2 बनेगा, ठीक है ना। ये उससे ये 1 तो ये 2 तो ये 0.2 और ये 2 × 0.2। खैर, अब यहाँ पे KSP आपको दिए, KSP किसके लिए डिफाइंड है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए डिफाइंड है। तो KSP क्या होगा, बेरियम प्लस और सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो भी सॉल्युबिलिटी होगा उसका प्रोडक्ट होगा। तो बेरियम सॉल्युबिलिटी मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम +2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2- इन द सॉल्यूशन, इसी का प्रोडक्ट होगा KSP। ठीक, बेरियम +2 का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कितना हो गया, 0.2 + S। अब जैसे ही, ध्यान समझना, जैसे ही आप ये बेरियम नाइट्रेट डालोगे तो ये जो S है ये S ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना भाई, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, बैकवर्ड शिफ्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी, तो आप उसको क्या बोलोगे, S'। अब नई सॉल्युबिलिटी जो हो गई वो क्या हो गई, S'। ठीक, तो नई सॉल्युबिलिटी S' हो गई, तो अब बेरियम +2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया, 0.2 + S', 0.2 + S', और सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन S'। नाइट्रेट की कंसंट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमारा ये हो गया 0.2 + S', ये S'। अच्छा, यहां पे सॉल्युबिलिटी कितनी है, 10⁻², तो 1 के रिस्पेक्ट में, पुरानी सॉल्युबिलिटी जो थी वो 10⁻² थी, 1 के रिस्पेक्ट में, 0.2 के रिस्पेक्ट में 10⁻² कम है, और बैकवर्ड शिफ्ट होने के कारण ये और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आप उसको इग्नोर कर सकते हो, तो 0.2 के रिस्पेक्ट में इसको हमने इग्नोर कर दिया, तो ये कितना हो गया, 0.2, और ये क्या हो गया, S'। तो KSP becomes equal to 0.2 S', तो S' की वैल्यू आ गई आपके पास। KSP क्या है, कांस्टेंट, KSP तो चेंज होना नहीं, टेम्परेचर जब तक वही है, KSP इज नॉट गोइंग टू चेंज। जैसे नॉर्मल कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे, बस वही करना है यहाँ पे, बस वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक नया नाम दे दिया है KSP, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, पर सिंबल चेंज हो गया KSP, दैट्स ऑल। वहां पे अल्फा लिख रहे थे, यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी लिख रहे हैं, ठीक है, वहां पे अल्फा चेंज हो जा रहा था, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी चेंज हो जा रही है, तो नई सॉल्युबिलिटी जो हमने उसको क्या लिख दिया, S'। तो अब क्या हो गया, 0.2 + S', जब इसकी सॉल्युबिलिटी चेंज, मतलब ये सॉल्यूशन में कम आएगा तो ये भी तो सॉल्यूशन में कम आएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होने का क्या मतलब, ये अकेले तो प्रेसिपिटेट होगा नहीं, इसको लेके ही प्रेसिपिटेट होगा,
यानी आयंस, पहले ये 5 और 5 आयंस थे, बैकवर्ड शिफ्ट होने से इसके 2 आयंस हो गए, तो इसके भी तो 2 ही आयंस रह जाएंगे ना, क्योंकि ये जब इसके साथ जाएगा तभी तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। समझ आई बात? तो दोनों की सॉलिबिलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो अब जब नया इक्वेशन लिखोगे तो दोनों जगह एच डैश आपको लिखना पड़ेगा। एक एच डैश आपने कैंसिल कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो अब आपका इक्वेशन क्या हो गया, सिंपल हो गया। समझ आ गई बात? कर लेंगे अब, ठीक है। एच डैश इज वेरी स्मॉल, इसमें इसको इग्नोर किया। फाइंड द सॉलिबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 in a solution having 0.1 molar AgNO3। 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन में Ag2CrO4 की सॉलिबिलिटी बताइए। जहां पे इग्नोर नहीं होगा वहां पे क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। क्योंकि एसपी तो बहुत कम है ना। सी ऑप्शन। मैं कितने बजे सोती हूँ? 11, 11:30। हमारे यहाँ 10 बजे तो एकदम, बच्चे 10 बजे के बाद बेड के बाहर नहीं रह सकते। दोनों बच्चों को तो 10 बजे बेड पे जाना ही है हर हाल में। वही 6:30, 7, 8-9 घंटा आराम से। क्या ही पेन लेना इतना। उसको पढ़ने भी नहीं दिया जाता है चर्चित को तो 10 बजे के बाद। सो जाओ, जरूरत नहीं है पढ़ने की। वो सुबह उसको उठना होता है, पढ़ना होता है, तो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता है। 5 बजे, 4 बजे, जब भी पढ़ना हो उसको। रात में तो 10 बजे सोना है, सुबह का तुम देख लो कितने बजे उठना है। ऑप्शन बी, सी, बी और सी। बोलो आशीष, तुम्हारे आंसर नहीं आ रहा है क्या? आलस आ रहा है तुम्हें भी? पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। पुराने सॉलिबिलिटी की जरूरत है क्या यहाँ पे? नहीं, आपको डायरेक्टली केएसपी दे रखा है, पुरानी सॉलिबिलिटी की तो जरूरत ही नहीं है कि नॉर्मल सॉलिबिलिटी क्या होगी। तो केएसपी आपको दिया हुआ है ना। आपने क्या किया, इक्वेशन बनाया, AgNO3 पूरा टूट गया। AgNO3 पूरा टूटा तो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहां से तो आ गया 0.1 मोलर। Ag2CrO4 जो है वो पूरी तरह से नहीं टूटेगा। मान लिया Ag2CrO4 की सॉलिबिलिटी इन AgNO3 सॉल्यूशन, मान लिया वो S है, मान लिया। तो ये हो गया 2S और ये हो गया S। ये नई वाली सॉलिबिलिटी है, पानी में सॉलिबिलिटी नहीं है। ये जो रिक्वायर्ड सॉलिबिलिटी है वही है इन AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब आपका एक्सप्रेशन बनेगा केएसपी का। क्या बनेगा एक्सप्रेशन केएसपी का? केएसपी का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो Ag प्लस का स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस, ये बनेगा ना केएसपी का एक्सप्रेशन। अब ये क्या हो जाएगा, 0.1 प्लस 2s का स्क्वायर, 0.1 प्लस 2s का स्क्वायर इंटू s। ये स्क्वायर किया था? नहीं किया था, यही गड़बड़ है, इसलिए एक पावर का डिफरेंस आ रहा था। 0.1 प्लस 2s का स्क्वायर इंटू s। अब क्या होगा, s काफी कम आ रहा है, पुरानी वाली सॉलिबिलिटी काफी कम है। आप देख पा रहे हो क्या? 10⁻⁴ के रेंज में कहीं आने वाला है, क्योंकि क्यूब रूट लेना है हमें, है ना। तो काफी कम है, तो हमने क्या किया, s को इग्नोर कर दिया, यानी 0.01 s इसके बराबर। 0.01 का स्क्वायर थोड़ी, 0.1 का स्क्वायर 0.01 s इक्वल टू दिस मच। तो s की वैल्यू आपके पास आ गई, यू गेट द सॉलिबिलिटी। समझ आया? स्टेप्स क्या है? 1.1 इंटू 10⁻10 मोल्स पर लीटर, सी ऑप्शन। ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ जिंक सल्फाइड इन वाटर आपको दिया हुआ है। फिर दे रहा 2 मोल्स जिंक नाइट्रेट 5 लीटर सॉल्यूशन में है, उसको मिक्स कर दिया गया। जिंक सल्फाइड की नई सॉलिबिलिटी बताइए।
एटॉमिक वेट नहीं दिया है, तुक्का मार लो, उसकी क्या जरूरत है, सही है, नहीं दिया है तो जरूरत नहीं दिखती है दिया होता है तो जरूरत दिखने लग जाती है तुरंत। वैल्यूज देख के तुक्का भी मार लिया जाता है कभी कभी। क्या ही जरूरत है, कर ही जाए। बिना जरूरत के थोड़ी कटेगा, जरूरत होगी, पता रहेगा तभी तो काटोगे उसको। इसलिए तो नहीं किया, कुछ कर नहीं, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। हमें देखना था। ये निकालना पड़ा। 65 होता है, 65 ही होता है। जिंक का एटॉमिक वेट 65 होता है, टोटल 97 होगा, करेक्ट। क्या हुआ, तुक्का मार रहा है? 0.1 की पावर 1/2 हो जाएगा ना PSP। तो उसके बाद 5/2 0.4, तो उसको 100 से लगाएंगे, अप्रोक्स में आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट। अब उसको अप्रोक्स लग रहा है, वो पेन नहीं चला रहा है। डी, बी आ रहा है, क्या ही किया है, डी आ रहा है, आंसर तो डी आएगा। क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, जिंक सल्फाइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी दे रखी है, वाटर में सॉल्युबिलिटी दे रखी है, इससे क्या निकाल लोगे आप, केएसपी निकाल लोगे। इसकी सॉल्युबिलिटी निकल गई क्या, 0.01 मोल्स पर लीटर, तो इसकी केएसपी आ जाएगी कितनी, 10⁻⁻⁴, ये तो हो गई केएसपी। अब केएसपी आ गई, अब नहीं सॉल्युबिलिटी निकालनी, तो पहले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। अब वहां पे केएसपी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, अब यहाँ पे मैंने केएसपी निकाल दिया। आपको कंसंट्रेशन जिंक सल्फाइड का दिया है 2 मोल्स इन 5 लीटर, इतना यानी 0.4 मोलर। कंसंट्रेशन क्या है, 0.4 मोलर। ये यूज किया, नहीं यूज किया, नंदी है ना। जिंक नाइट्रेट 2 मोल डिसॉल्व किया, कितना है, 5 लीटर में, यानी जिंक नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.4 मोलर। तो जिंक नाइट्रेट यहां पे कॉमन क्या है, जिंक है, तो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन यहां से है 0.4 मोलर और वहां सॉल्युबिलिटी हो गया एच डैश, ठीक है। तो 0.4 एच डैश इंटू एच डैश विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁴। यही इक्वेशन बन रहा है सीधा सीधा, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड ये एच डैश, तो 0.4 एच डैश विल बी इक्वल टू 10⁻⁻⁴। बस आ गया, आया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या नहीं किया था, कंसंट्रेशन 2 मोलर ही ले लिया था, तो 2/5 नहीं किया तो क्या लिया था, डायरेक्ट 2, यही कर लिया था। तुमने भी यही किया था, कुछ किया ही नहीं था, क्यों, बाकी लोग कर रहे थे ठीक है ना। तो केएसपी के क्वेश्चंस में करना क्या है आपको, बस कॉमन आयन इफेक्ट ही लगाना है, जैसे कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चंस किए थे वैसे इसको करना है। अब एक टर्म आता है आयनिक प्रोडक्ट, वो क्या था, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जो सॉलिड से मतलब वो बनता है ना आयन, अगर वो सॉलिड कंसंट्रेशन मान लीजिए नेग्लिजिबल ना तो उसको भी लेंगे। किसकी कंसंट्रेशन, जैसे ए बी सॉलिड था जी, वो ए प्लस और बी माइनस के बन रहा ए बी सॉलिड था और ये ए प्लस और बी माइनस में टूट रहा था, करेक्ट। ए बी मतलब बहुत नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब बहुत कम नहीं टूट रहा कहीं कम नहीं टूट रहा तो वो स्परिंगली सॉल्युबल कहाँ हुआ। ये जो बात कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो,
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए तो कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मान लो अगर तुमने ऐसा इक्वेशन बनाया, अगर ये बहुत कम सॉल्युबल नहीं है, मतलब एस क्या होगा, काफी ज्यादा आएगा। सिंपल सी बात है, तुमने सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकाली, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकाली और सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इग्नोरेबल नहीं है, तो आप इग्नोर नहीं करना, क्वाड्रेटिक बनाना वहां पे, दैट्स ऑल। ठीक है ना? नहीं, केएसपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब इरिवर्सिबल रिएक्शन, कुछ नहीं, वो डिसॉल्व हो गया। इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सॉल्युबिलिटी की बात ही नहीं करते हैं। लगभग उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ना, तो वहां पे हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता है। जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कैसे करोगे? कोई रिएक्शन जो ऑलमोस्ट पूरा हो जा रहा है, वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कैसे करोगे? अब मान लो करना ही है, तो वहां पे जब आप इग्नोर कर रहे हो, वो इग्नोर वाला पोर्शन नहीं रहेगा, सारा कुछ वैसा ही रहेगा, पर इग्नोर कुछ नहीं करोगे फिर आप। ठीक है, मैंने बोला था ना, जैसे मान लो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और उस स्ट्रॉन्ग एसिड नियरली 100% डिसोसिएट हो रहा है, पर फिर भी 100% नहीं हो रहा है, मान लो 80% डिसोसिएट हो रहा है, तो बोलते तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, लेकिन फिर भी मान लो उसका के दे ही दिया, तो के दे दिया एग्जामिनर ने, तो के की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वो के अगर आपको दे ही दिया है, तो आप जब इक्वेशंस बनाओगे वहां पे आप इग्नोर नहीं करोगे अल्फा को, बस ये लास्ट है, लास्ट है के। मैंने बोला था टाइट्रेशन को छोड़ के बाकी खत्म, टाइट्रेशन टाइट्रेशन के अलावा बाकी खत्म। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेशन, ध्यान से देखना, हमारे पास कोई सॉलिड है ए बी, ये ए बी टूट रहा है ए प्लस और बी माइनस में, जितनी इसकी सॉलिबिलिटी होगी उस हिसाब से ये आयंस में टूट जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद, इक्विलिब्रियम यानी मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व कर दिया आपने, उसके बाद अब डिसॉल्व नहीं हो रहा है। जब आप केएसपी की बात करते हो तो उसमें सॉलिबिलिटी क्या लेते हो? मैक्सिमम दैट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर, यही तो लेते हो। तो मैक्सिमम जितना घोल रहे हैं, सॉरी डिसॉल्व हो सकता है उतना डिसॉल्व होने के बाद आप ए प्लस और बी माइनस के जब कंसंट्रेशंस ले रहे हो, तो जो आता है वो क्या आता है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मान लो 1 लीटर पानी में है ना कोई सॉल्ट है ए बी, इसकी मैक्सिमम सॉलिबिलिटी है 0.05 मोल्स पर लीटर, ये है मैक्सिमम सॉलिबिलिटी 0.05 मोल्स पर लीटर। तो पानी में 0.05 मोल्स डालो, 0.08 मोल्स डालो, 50 मोल डालो, 100 मोल डालो, 500 मोल डाल दो, घुलेगा कितना? 0.05 मोल्स ही, उतना ही घुलेगा ना। तो 0.05 मोल्स के ऊपर कितना भी डालोगे उसके मैक्सिमम तो घुलेगा 0.05 मोल ही। तो वो जब मैक्सिमम घुल गया, बाकी आपको प्रेसिपिटेट दिखने लग जाएगा, इतना घुलना तो घुल गया, उसके बाद आपको क्या दिखेगा? प्रेसिपिटेट दिखने लग जाएगा। प्रेसिपिटेट दिखने लग जाए इसका मतलब कि अब इसमें और नहीं घुल सकता, मतलब मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता था डिसॉल्व हो गया। उस समय आप जब प्रोडक्ट निकालोगे ए प्लस और बी माइनस आयन का, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अब मैं बोल रही हूं कि ए बी जो है इसकी सॉलिबिलिटी, अगर सॉलिबिलिटी मतलब मैक्सिमम घुल सकता है 0.05 मोल्स इन 1 लीटर, और मैंने डाला ही है सिर्फ 0.01 मोल, मैंने डाला कितना? सिर्फ 0.01 मोल। ठीक है ना? तो क्या आपको नीचे कोई प्रेसिपिटेट दिखेगा? नहीं दिखेगा, पूरा घुल ही जाएगा, पर वो सॉलिबिलिटी तो नहीं है। यानी 0.01 मोल डाला आपने, 1 लीटर में 0.05 घुल सकता है, आपने डाला 0.01 मोल है, तो सॉल्यूशन में कितने आयंस आएंगे? 0.01 और 0.01 उतने ही आएंगे। तो 0.01 इंटू 0.01 का जो प्रोडक्ट होगा, क्या उसको आप सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट बोल सकते हो? नहीं। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मतलब मैक्सिमम जितना डिसॉल्व हो सकता है दैट इज सॉलिबिलिटी। ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम सॉलिबिलिटी 0.05 है, तो 0.05 या उसके ऊपर का कंसंट्रेशन अगर आपने लिया है तब तो 0.05 जाएगा सॉल्यूशन में, तो 0.05 इंटू 0.05 विल गिव केएसपी। अब मैं बोली हूं कि मैंने लिया ही 0.01 मोल है एबी का, तो 0.01 मोल लिया है, तो 0.01 और 0.01 चले जाएंगे सॉल्यूशन में, तो 0.01 इंटू 0.01 क्या ये आपको केएसपी देगा? नहीं, ये केएसपी तो नहीं होगा, है ना। तो लेकिन हमने उस टाइम पे जब मल्टीप्लाई किया तो कुछ आएगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। इट इज वेरी सिमिलर टू रिएक्शन कोशेंट। याद आया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट, दो टर्म्स पढ़ा था हमने। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के बाद जब हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं ना। और किसी भी टाइम पे
जब हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्यू, रिएक्शन कोशेंट। याद आया? उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन कोशेंट। वैसे ही के आई पी क्या है? ए इंटू बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ही है, बट नॉट एट इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी वाला केस नहीं है। किसी भी टाइम पर कितना भी अमाउंट ए प्लस और बी माइनस डाल दिया, उस समय जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू रिएक्शन कोशेंट। तो ए प्लस इंटू बी माइनस के एस पी होता है, ए प्लस इंटू बी माइनस के आई पी भी होता है। डिफरेंस क्या है? के एस पी तो हमेशा कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम उसकी सॉल्युबिलिटी, समझना, मैक्सिमम उसकी सॉल्युबिलिटी 0.05 मोलर है। तो आप 0.05 मोल डालो ए बी का, या आप 10 मोल डाल दो, 50 मोल डाल दो, 500 मोल डाल दो, पानी में वो कितने जाएगा? 0.05 मोल ही जाएगा। तो ये वैल्यू फिक्स है, तो केएसपी तो कांस्टेंट है। लेकिन 0.01 मोल, सॉरी 0.05 मोल के नीचे आप हो सकता है 0.01 मोल डाल रहे हो सकता है 0.02 मोल डाल रहे हो सकता है 0.03 मोल डाल रहे हो। तो 0.01 मोल डालोगे तो 0.01 इंटू 0.01, 0.02 मोल डालोगे तो 0.02 इंटू 0.02, 0.03 मोल डालोगे तो 0.03 इंटू 0.03। तो ये वैल्यू क्या कांस्टेंट है? नहीं। केआईपी इज नॉट कांस्टेंट। केआईपी तो किसी भी टाइम पे निकाला जा सकता है, लेकिन केएसपी क्या है? कांस्टेंट है। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर केएसपी इज कांस्टेंट, केआईपी वैरीज एट एनी टाइम, नॉट नेसेसरली एट इक्विलिब्रियम। किसी भी टाइम पर जब हम प्रोडक्ट लेते हैं आयंस का, सॉल्ट के आयंस का जब प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? केआईपी। और मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी के बाद यानी इक्विलिब्रियम पे जब लेते हैं तो उसको बोलते हैं केएसपी। बात समझ में आ गई? मैक्सिमम डिसॉल्व होने के बाद जब आयंस के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको बोलते हैं केएसपी, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और जब मैक्सिमम डिसॉल्व नहीं हुआ है यानी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, या इक्विलिब्रियम के पार चला गया, पार कैसे जाएगा वो अलग मैटर है ना, लेकिन इक्विलिब्रियम के पार चला गया यानी जितना डिसॉल्व होना चाहिए उससे ज्यादा डिसॉल्व हो गया, तो उस समय इसको क्या बोलेंगे? केआईपी। इक्विलिब्रियम के पहले या इक्विलिब्रियम के बाद वाली सिचुएशन, तो उसको क्या बोलेंगे? केआईपी। ठीक है, तो केएसपी और केआईपी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपको केएसपी और केआईपी वैल्यू कंपेयर करके बताना होता है कि जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है ना, मतलब रिएक्शन जो है वो, मतलब वो जो सोल्यूट है उसको और डिसॉल्व कर सकते हो या वो प्रेसिपिटेट होगा। अब आप उसको डालोगे तो डिसोल्यूशन होगा या प्रेसिपिटेशन होने लग जाएगा। समझ आई बात? भाई एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उस सॉल्यूशन में आप थोड़ा और अमाउंट डाल रहे हो सोल्यूट का, सॉल्ट का, तो अब सॉल्ट डालने पे वो प्रेसिपिटेट होने लग जाएगा या और डिसॉल्व हो जाएगा। समझ आई बात? इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सोच के देखना। सॉल्युबिलिटी और प्रेसिपिटेशन के कंडीशंस, अगर आपको आया केआईपी लेस देन केएसपी, समझना केआईपी की वैल्यू केएसपी से कम आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? केआईपी कम आ रहा है केएसपी से, मतलब ए प्लस और बी माइनस आयन का पानी में कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, तो इसको बढ़ाया जा सकता है, मतलब और डिसॉल्व हो सकता है, मतलब सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। समझ आई बात? केआईपी अगर कम आ रहा है मतलब मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। केआईपी कम आने का सीधा मतलब है कि ए प्लस और बी माइनस का कंसेंट्रेशन कम है, इक्विलिब्रियम पे जो कंसेंट्रेशन होता है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी का जो कंसेंट्रेशन है उससे कम है, मतलब और डिसॉल्व हो सकता है। केआईपी और केएसपी बराबर आ गया, मतलब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एट दैट पर्टिकुलर टेंपरेचर। ये इंपॉर्टेंट है, एट दैट पर्टिकुलर टेंपरेचर। अगर कहीं केआईपी केएसपी से ज्यादा हो गया, केआईपी ज्यादा हो गया केएसपी से, कैसे होगा ये अलग बात है, वो हम बात कर लेंगे बाद में, लेकिन केआईपी अगर ज्यादा हो गया मतलब ये ज्यादा हो गया आयंस, ये आयंस ज्यादा हो गए तो क्या होंगे? बैकवर्ड शिफ्ट, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो केआईपी और केएसपी बराबर है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा उस टेम्परेचर पे, और अगर केआईपी ज्यादा हो गया तो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब सवाल तो ये उठता है कि केआईपी ज्यादा होगा कैसे, क्योंकि एक बार इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर हो गई, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर हो गई, तो ए प्लस और बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होगा कैसे? तो निकाल लिया ना, तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा वापस। हाँ, एक तो तरीका है कि आपने गर्म कर दिया, गर्म कर दिया तो और केएसपी बढ़ गई ना, डिसॉल्व हो गया, और है ना, डिसॉल्व हो गया, फिर ठंडा होगा तो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसे समझना, गर्म करने पर चीज घुल जाती है,
और फिर वो ठंडा होगा तो वापस प्रेसिपिटेट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब वो ठंडा होगा तो केआईपी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। केआईपी ज्यादा, क्योंकि आयंस तो ज्यादा डिसॉल्व हो चुके हैं, तो केआईपी बढ़ जाएगा केएसपी से, इसलिए बैकवर्ड शिफ्ट होगा, इसलिए ठंडा होने पे वापस प्रेसिपिटेट हो जाता है। एक तो तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका, आपने कोई ज्यादा मिलाएगा तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहेगा ना भाई। समझना, पहले जितना घुलना है घुलेगा घुलेगा घुलेगा, जब मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद तो जितना घुलेगा उतना प्रेसिपिटेट भी हो जाएगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट बराबर हो गई इक्विलिब्रियम आने पे भाई। उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी 5 मॉलिक्यूल की है, तो एक गुला फॉरवर्ड, दूसरा गुला फॉरवर्ड, तीसरा गुला फॉरवर्ड, ऐसे होते जा रहा है। 5 गुलने के बाद अब जैसे ही छठा गुलेगा इधर से एक प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी 5 मॉलिक्यूल की है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। तो उसको 5 से 6 कैसे बनाए? तो एक तो तरीका है कि हमने गर्म कर दिया, ज्यादा डिसॉल्व हो गया, फिर जब वो वापस ठंडा हो गया तो इसलिए प्रेसिपिटेट हो जाता है। दूसरा तरीका है वही कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया आपने ऊपर से तो डाल सकते हो कुछ। कॉमन आयन वाला कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है ना, ए बी सॉल्ट था, आपने AX डाल दिया, तो अचानक से क्या होगा, A+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। A+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, अब ब्रैकेट में जो A+ का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा आ गया, यानी केआईपी बढ़ गया, केआईपी बढ़ गया, इसलिए कॉमन आयन इफेक्ट से बैकवर्ड शिफ्ट होता ही है, रेस्पिरेशन हो जाएगा। यही तो होता है कॉमन आयन इफेक्ट से। क्या होता है, सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो एक्चुअली जब आपने कॉमन आयन डाला तो हुआ क्या, केआईपी बढ़ गया, केआईपी बढ़ गया तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो गया। समझ आई बात? बट हाउ केआईपी कैन बी मोर देन केएसपी? तो दो तरीके हैं। व्हेन हाईली सॉल्युबल सॉल्ट हैविंग कॉमन आयन इज एडेड, then the concentration of one of the ions coming from highly soluble salt will increase, और केआईपी क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। और दूसरा तरीका, गरम कर दिया, गरम करके भी आप सॉल्युबिलिटी बढ़ा दिए, जब ठंडा होगा तो केआईपी बढ़ा हुआ आएगा, है ना, तो वापस वो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी केआईपी ग्रेटर देन केएसपी होगा प्रेसिपिटेशन, केआईपी लेस देन केएसपी होगा सॉल्युबिलिटी, उस समय और डिसॉल्व होगा, बराबर होगा यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई? चलिए एक क्वेश्चन करिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लो। हाँ आज बहुत आवाज कर रहा है। बोलो। ए और बी। ए और बी, ए और बी, इन विच द फॉलोइंग CaF2 विल प्रेसिपिटेट? ए और बी दोनों? मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो वो भी नहीं लग रहा है। -2 मिलेगा तुझे। कोई डी वाला भी है क्या? डी, तो क्या मानना है हमें? केएसपी दिया हुआ है, केआईपी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे केआईपी कितना आ रहा है पहले वाले में? 10⁻12 ना, सिर्फ 4 कहाँ से आया? 10⁻12 यहाँ पे कितना आएगा? 10⁻13, यहाँ पे 10⁻8 और यहाँ पे 10⁻11। यही तो होगा। कौन सा कम है 10⁻10 से? 4 क्यों आएगा भाई? तुमको सीधे F- का कॉन्सेंट्रेशन ही दिया हुआ है, समझ आई बात? सीधे F- का कॉन्सेंट्रेशन ही दिया है, CaF सॉल्युबिलिटी नहीं दी हुई है। समझ आ रही बात? सॉल्यूशन में F- और Ca+2 का डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको दे के रखा है, उस हिसाब से आपको निकालना था। क्लियर और नॉट? ठीक है, केआईपी ज्यादा आएगा सिर्फ सी ऑप्शन में, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। So that was all about KSP.
अब इस चैप्टर में लास्ट सेक्शन रह गया, दैट इज टाइट्रेशन। अब जाइए, आप जाइए। नहीं, टाइट्रेशन नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगी अब। पीडीएफ खत्म हो गया आज होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज होनी तो चाहिए।